हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि जो स्टार्टिंग करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होती है, उसमें एनर्जी लेवल्स और में क्या वहाँ पर होता है और कंडक्शन वहाँ पर क्या होता है, और देखेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम रहा है, और एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के अंदर जब सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं। जब सॉलिड की बात करें, अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी लेवल्स की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जाए वहाँ पर तो देखते हैं कि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो एनर्जी बैंड्स का आता है, तो उसको समझना है। और देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जो हमारे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अंदर जो ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो उसको हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो हमारे मटेरियल होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी विभिन्न जो कक्षाएँ होती हैं ये इनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ पे घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं को हम जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि KLM या n=1 पहली कक्षा, n=2 दूसरी कक्षा, n=3 तीसरी कक्षा, या KLM से इनको डिनोट करते हैं। और जो n=1 to 3 यहाँ पर ये है, ये एक तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर कहलाती है, मुख्य क्वांटम जो संख्या है वो यहाँ पर ये कहलाती हैं। और इन जो ये कक्षाएं हैं इनको हम शेल कहते हैं एक तरीके से, जो ऑर्बिट्स यहाँ पर ये हैं। और इन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उनका जो तरीका होता है वो हम देखते हैं कि 2n² के नियम से यहाँ पर भरे होते हैं। यानी कि अगर n= हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो पहली कक्षा में n=1 मीन्स पहली कक्षा, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर यहाँ पर n=2 कर दें तो देखते हैं कि दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, n=3 कर दें तो 18 आ जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते क्रम में बाहर की तरफ को चली जाती है, और इसको हम शेल बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। और ये हमारी जो शेल है, हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं, और ये जो शेल हैं, जो यहाँ पर ये कक्षाएँ हैं, वे भी बटी होती हैं जो सब सेल होती है हमारी, जो उपकोष होते हैं हमारे, और सब सेल कोष होती है SPDF यहाँ पर होती हैं। और इन SPDF में और देखते हैं कि जो हमारा n=1 की अगर हम बात करें तो n=1 अगर यहाँ पर ये है तो वहाँ पर L=0 होगा। L=0 का मतलब यहाँ पर है ये है L=0 S सब सेल होगी, L=1 होगा तो P है, 2 है तो D है, और 3 है तो F सब सेल वहाँ पर ये होगी। तो इसका मतलब ये है अगर n=1 है तो L= वहाँ पर 0 है, और अगर n=2 हो गया तो L= वहाँ पर 0 और 1 हो गया, यानी कि S और P जो सब सेल होंगी वो दूसरी कक्षा में होंगी। सिमिलरली n=3 हो जाएगा तो SPD वो तीसरी कक्षा में होगी सब सेल, और जो चौथी कक्षा होगी n=3 के लिए L=1 to 0 1 2 3, और वहाँ पर SPDF सब सेल वहाँ पर होंगी। और जो सब सेल होती है हमारी SPDF, ये भी ब्रेक होती हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। ये जो ब्रेक होती है ना हमारी यहाँ पर ये 1 2 3 एक तरीके से यहाँ पर n=3 है, और ये भी आपस में यहाँ पर ब्रेक होंगे, वो होगी SPDF। तो ये यहाँ पर ये सब सेल यहाँ पर होती हैं एक तरीके से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। और सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो हमारे एक तरीके से 2l × l+1 होते हैं। अगर हम कहें कि जो S सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें S के लिए क्या होता है, l=0, तो यहाँ पर जो सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है वो 2l+1 होता है। ये जो बाहर l है ये नहीं होता है इसके अंदर, ये गलत लिख दिया गया है। तो जो सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 और ब्रैकेट में 2l+1 होगा। तो ये जो हमारे इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से होंगे, और जो यहाँ पर एटम है उसकी जो रेडियस होगी उसका फॉर्मूला ये होता Rn = n²r1। r1 क्या है यहाँ पर, एक तरीके से जो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट हम इसको कहते हैं, जो पहली की कक्षा होती है उसके लिए ये
रेडियस होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वलेंट होती है, जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट हम इसको कहते हैं। और n = 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो रेडियस हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की रेडियस भी वहाँ से निकलते आती है। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है उसकी जो एनर्जी होती है वो इतनी टोटल एनर्जी के साथ यहाँ पर घूमता है, और माइनस बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी वहाँ पर ये होती है। ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z इज़ द एटॉमिक नंबर, एंड e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, n वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखते हैं कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा कौन सी कक्षा, h प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब इनकी सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो z = 1 ले लें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आता है वो कुछ इस तरह से यहाँ से निकल के आता है। En = -13.6/n²। n हम 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे, और जो हमारी ये एनर्जी लेवल्स हैं, जो ये एनर्जी लेवल्स हैं वे उनकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। और देखते हैं कि जो एनर्जी है वो बढ़ते क्रम में जो बाहर की तरफ को इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहाँ पर फिलअप किए जाते हैं। तो n = 1 2 3 4 इस तरह से होंगे, तो उस तरह से भी एनर्जी यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में आती है। जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट यहाँ पर होती है। तो ये सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात हुई। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल पे जब हम जाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को अगर समझें, उसके एनर्जी लेवल्स को अगर हम समझें, तो वहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी लेवल्स ना होकर एनर्जी बैंड्स का वहाँ पर कॉन्सेप्ट वहाँ पर आता है। ऐसा होता क्यों है कि जब हम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम लिया जाए किसी मेटल के अंदर, तो उसके अंदर जो 10⁻28 एटम्स वहाँ पर होते हैं, तो सभी एटम्स के अपने अपने एनर्जी लेवल्स हैं, और वहाँ पर भी SPDF सब सेल्स भी हैं। तो जब वे पास वहाँ पर वे आते हैं तो उनके जो बाहरी वाली कक्षा है, और बाहरी वाली कक्षा में भी SPDF सब सेल्स हैं, तो बहुत सारे जब एटम्स यहाँ पर होंगे तो उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन एक तरीके से शुरू हो जाता है। वहाँ पर इंटरेक्शन शुरू होगा। तो अब हम सिंगल आइसोलेटेड एटम से हट के हम जा रहे हैं कि जब वो एक सॉलिड मटेरियल की हम बात करें, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, और देखते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम ले लेते हैं तो 10⁻28 एटम्स इसके पास होंगे। तो बहुत ही छोटे से एरिया में इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, तो सभी के पास अपने अपने एनर्जी स्टेट्स हैं। तो वे एनर्जी स्टेट्स आपस में इंटरेक्शन करने शुरू कर देते हैं, और जो सबसे बाहरी वाली स्टेट होती है वो सबसे पहले इंटरेक्शन उसका होता है, क्योंकि अंदर वाले जो ऑर्बिट्स हैं वो तो इतनी आसानी से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बाहरी वाली जो ऑर्बिट होती है वो इंटरेक्शन करती है। उस इंटरेक्शन करने से क्या होता है कि इसकी भारी कक्षा, उसकी भारी कक्षा, इसकी भारी कक्षा, इसकी भारी कक्षा, तो इतने सारे एटम्स की भारी एटम जो इंटरेक्शन होता है, तो एक एनर्जी लेवल्स का हमें बंडल मिलता है, पूरा एक ग्रुप मिल जाता है। ये जो एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है इसी को हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। जो सॉलिड की बात करें, सिंगल आइसोलेटेड के एटम की बात करेंगे तो एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे, लेकिन जब सॉलिड की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। एनर्जी बैंड्स क्या होता है, दिस इज़ द बंडल ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का एक तरीके से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इस बैंड्स के अंदर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी इसके अंदर मूव कर सकता है एनर्जी बैंड्स के अंदर। तो ऐसे ही सॉलिड के अंदर हम कॉन्सेप्ट जो देखते हैं वो एनर्जी बैंड्स का देखते हैं। एनर्जी बैंड्स क्या है, बहुत सारे एनर्जी लेवल से जो मिलकर बना होता है, और इसके अंदर भी वैलेंस बैंड होंगे, कंडक्शन बैंड होंगे। तो वैलेंस बैंड वो होगा जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होंगे, और या तो ये पार्शली फिल्ड हो सकता है या कंप्लीटली फिल्ड भी यहाँ पर हो सकता है। ये इससे जस्ट ऊपर वाला जो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ही करंट का फ्लो, हम कहते हैं करंट का फ्लो अब यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जब कंडक्शन बैंड में आएगा तो हम कहते हैं कि वो, और यहाँ से कंडक्शन बैंड में आने के लिए उसको ये गैप पार करना पड़ेगा, और ये जो गैप होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। ये एनर्जी गैप कंडक्टर में देखें, सेमीकंडक्टर में देखें और इंसुलेटर में देखें, वो अलग अलग यहाँ पर होता है। तो एनर्जी गैप के आधार पे हम, अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर की श्रेणी में लेकर आते हैं। इंसुलेटर यहाँ पर ये होते हैं, जो कुछ अलग हमारे मटेरियल होते हैं तो वो होते हैं। अगर ये एनर्जी गैप बहुत जीरो या ओवरलैप कर जाए, अगर हमारे दो कंडक्शन बैंड यहाँ पर मान लेते हैं, ये कंडक्शन बैंड है और ये दूसरा क्या है यहाँ पर, ये वैलेंस बैंड है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो है ओवरलैप कर जाते हैं, ये वाला ओवरलैप, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन बैंड में भी हो सकता है, वैलेंस बैंड में भी हो सकता है। तो ये ओवरलैपिंग रीजन होता है, इसमें जो गैप होता है बिल्कुल ख़त्म, जीरो होता है। तो कंडक्टर की श्रेणी में यहाँ पर इसको लाते हैं हम। ऐसा कंडक्टर्स में हमें देखने को मिलता है। और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है। और इन दोनों के बीच में अगर एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप अगर कम है, यानी कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं फॉर जर्मेनियम, ये होता है, ये सिलिकॉन के लिए होता है, और 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जर्मेनियम के लिए यहाँ पर होता है। तो ये गैप अगर बहुत छोटा है तो तब हम ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर मटेरियल की श्रेणी में यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये है सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनमें एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वे एक तरीके से कितने टाइप के वहाँ पर ये होते हैं। जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, अभी हमने एनर्जी बैंड्स के बारे में समझा, और एनर्जी बैंड्स भी कौन से होंगे, वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा। तो बैंड्स की कब हम बात करते हैं, जब हम पूरे सॉलिड पे बात करते हैं, और एनर्जी लेवल्स की कब बात करते हैं, जब सिंगल आइसोलेटेड एटम की हम बात करते हैं। तो अब एनर्जी बैंड्स के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि कब कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, वो उसके कितना एनर्जी गैप है वहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, उसके आधार पर बताया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे एनर्जी सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं। जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो मुख्य हम देखेंगे कि वो यहाँ पर दो टाइप के हमारे यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों को हम समझते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर ये होता है। अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे सिलिकॉन ले लेते हैं। सिलिकॉन की जो बाहरी कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन, ये हम इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन यहाँ पर है, और ये सिलिकॉन यहाँ पर है, और ये सिलिकॉन यहाँ पर है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। सभी सिलिकॉन्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहरी कक्षा में, सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन। और ये सभी अपने पास वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सभी अपने पास वालों से। सॉलिड मटेरियल के अंदर हम देखेंगे तो ये एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर बना लेते हैं। ये इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए हैं। ये तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर कंडक्शन होना है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसके मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होगी। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? या तो हम इतना वोल्टेज लगा दें कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाए। तो जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी। अभी हम आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन वो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मिलता है अगर बॉन्ड से हट के, तो वहाँ पर अपने पीछे वो एक होल छोड़ जाता है। जो खाली जगह होती है उसको हम होल कहते हैं, क्वार्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो होल कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब जो प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। और एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे यहाँ पर देखते हैं हम जो प्योर सेमीकंडक्टर यहाँ पर होता है, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल भी होंगे। यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमी चार्ज कैरियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो बराबर होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज एक तरीके से यहाँ पर देखें तो 0 होता है, और नेट कंडक्टिविटी यहाँ पर इसकी 0 होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली यूज़ के लिए उनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वे एक तरीके से इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये किसी यूज़ के नहीं होते हैं इसमें। और इसके बाद अगर हमें सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली बनाना है तो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे हमें जाना पड़ता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं वो 2 तरह की इम्प्योरिटी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। एक तो होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फॉस्फोरस हो गया या आर्सेनिक है,
ये है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसको ऐड करते हैं। या हम करते हैं एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे एल्यूमिनियम है या बोरॉन है, तो ये है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये होते हैं ट्राईवेलेंट, इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जब ये हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं इसकी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चार्ज कैरियर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। वे चार्ज कैरियर्स ही हमारे कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ के लिए वहाँ पर होता है। यहाँ से भी हम एक तरीके से जब इसको हम मिलाते हैं तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ पर बनता है, और जब एन टाइप सेमीकंडक्टर ये बनेगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ से बनता है, और जब इसको मिलाते हैं तो यहाँ से पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर बनता है। तो अब हम समझेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक हमने समझ लिया यहाँ पर। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये पी टाइप और एन टाइप यहाँ पर क्या होता है। पी टाइप और या एन टाइप कैसे बनेगा? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर 5 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का या फॉस्फोरस या आर्सेनिक उसमें मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जब हम इसकी देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आर्सेनिक है, तो इसके पास बाहरी कक्षा में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होने की वजह से इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसको सिलिकॉन में या जर्मेनियम में मिला देते हैं, मान लेते हैं सिलिकॉन में इसको मिला देते हैं, तो सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी एक सिलिकॉन हम रख लेते हैं, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन, और जो भी इसके नियरेस्ट सिलिकॉन है तो वो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं जब हम इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। और ये जो अशुद्धि मिलाने का यहाँ पर रेशो है इसके अंदर, वो भी बहुत कम है। 10⁶ एटम्स के अंदर हम देखते हैं कि 1 एटम इम्प्योरिटी का हम वहाँ पर डालते हैं, इतने कम इम्प्योरिटी वहाँ पर रखते हैं। तो देखते हैं कि जो आर्सेनिक का ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने नियरेस्ट जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनसे एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ये बना लेते हैं। और जब कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना लेते हैं, ये बाकी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे बाकी और आर्सेनिक के साथ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो ये एक एटम इम्प्योरिटी एटम की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। और जब ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे उस आर्सेनिक के, तो हर एटम के साथ एक हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर हो गया है। तो ये इसी को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन होंगे, और वे होल के कंपेरिजन में क्योंकि होल कहाँ से बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्ड से हटेगा, तो वो हटने के कम चांस होते हैं, इसलिए वहाँ पर होल कम होते हैं, बहुत कम। तो जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है वो होल की चार्ज डेंसिटी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो ये एक तरीके का यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर होता है। इसके साथ ही अगर हम 3 इम्प्योरिटी वाला यहाँ पर अशुद्धि सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्स कर दें, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं कि अब यहाँ पर एल्यूमिनियम हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, पी टाइप पे हम जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इसके तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिलिकॉन एटम से तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी है, यहाँ पर एक वैकेंसी है, इस वैकेंसी को हम होल कहते हैं, कोडर कहते हैं। और ये क्योंकि ये वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी टेंडेंसी इसकी होती है, कहीं भी आसपास से किसी भी बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जो लेगा तो बराबर वाले में फिर वैकेंसी, मान लिया यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बराबर वाले में अब यहाँ तो ये फिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ पर बन जाती है, तो कोडर हमेशा बना रहेगा। तो होल इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, ये होल यहाँ पर होगा, इसको होल हम बोलेंगे। और क्योंकि होल पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ से बनता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो नंबर्स ऑफ होल होंगे वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल होंगे, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, क्योंकि लाइट होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो फास्ट होता है, इसीलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पर एन टाइप में ज़्यादा कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर ही ज़्यादा यूज के वहाँ पर किए जाते हैं।
हालांकि पी टाइप के सेमीकंडक्टर भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है उसका टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट वहाँ पर पड़ता है। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं तो उसके अंदर जो ये चार्ज कैरियर्स होते हैं वो देखते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e⁻⁻² kT। ये यहाँ पर एक टेम्परेचर का यहाँ पर ये ईजी, यहाँ पर एक ऊपर एक तरीके यहाँ पर ईजी भी आएगा जो एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट होता है। तो ये होता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, तो वहाँ पर ये टी यहाँ पर टेम्परेचर है, केल्विन इसमें लिया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में इसको लिया गया है, और जो के है यहाँ पर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर ये होता है। और यहाँ पर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, एनर्जी गैप भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टी है, टी अगर टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो ये चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उसके अंदर भी बढ़ जाते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीज़ होने लगती है। कंडक्टर्स के अंदर इसका उल्टा होता है। तो कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ये चीज़ इंक्रीज़ यहाँ पर ये होती है। अगर यहाँ पर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यहाँ पर देख लें, टी इक्वल टू अगर 0 केल्विन यहाँ पर ले लें, तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इट इज़ इक्वल टू एक तरीके से e⁻⁻⁰ आ जाएगा। यहाँ से e⁻⁻∞, यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 निकल के यहाँ से आता है। तो चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे 0 होंगे। तो ना तो वहाँ पर ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव यहाँ पर करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे देखते हैं कि वहाँ पर चार्ज कैरियर्स मोशन में आ जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी संख्या कुछ वहाँ पर एडजस्ट करेगी। तो ये हुआ सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और अब देखते हैं कि जो पी टाइप और एन टाइप जो हमने सेमीकंडक्टर बनाए हैं उसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा। तो ये तो पी टाइप के हमने बताया कि कैसे उसको ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बना के हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ पर बना लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इनका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है पी टाइप और एन टाइप का वो देखते हैं। एन टाइप में हमने क्या कहा था कि उसके अंदर जो ये है, मान ले कंडक्शन बैंड है यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम देख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो उसमें एक इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी पेंटावैलेंट। इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स भी इसमें आ जाता है, जिसको हम कहते हैं डोनर लेवल। ये होता है ये दाता, एक तरीके से वहाँ पर जो इम्प्योरिटी है डोनर लेवल यहाँ पर हो जाता है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में देने के लिए होता है। और ये जो गैप है यहाँ पर, ये छोटा सा गैप है, ये 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, बहुत कम इसके अंदर गैप होता है। और यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं और वे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, और यहाँ से भी जाते हैं, पहले यहाँ पर जाएंगे और फिर ये यहाँ पर पहुँचते हैं सीधे। तो उसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होता है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड और यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड, और एक डोनर एनर्जी लेवल होगा जो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे होगा, और एनर्जी गैप जो इसका मिड पॉइंट है जो उसके थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ड्रॉ करें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने देखा था कि ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी वहाँ पर ऐड करनी पड़ती है। तो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये हम पी टाइप के लिए देख रहे हैं। और पी टाइप में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है? एल्यूमिनियम है, बोरॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि ये डोनर नहीं होते, एक्सेप्टर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब लेंगे कहाँ से लेंगे? तो ये वैलेंस बैंड से। तो एक इनके वजह से एक यहाँ पर एनर्जी लेवल यहाँ पर आ जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टर लेवल आ जाता है। तो यहाँ से ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर ये लेगा, फिर उसके बाद ही कंडक्शन बैंड में जाएगा। और ये भी गैप बहुत यहाँ पर छोटा सा होता है, 0.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का बहुत छोटा एनर्जी गैप है वहाँ पर होता है। तो पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है जो वैलेंस बैंड के बहुत नज़दीक होता है, और एन टाइप में डोनर लेवल होता है क्योंकि ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से आया है, और ये कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है। तो ये एक तरीके से इसमें सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर थी जो एक तरीके से ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो है कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। जब पी टाइप और एन टाइप से मिलकर हम डायोड का फॉर्मेशन करेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक पे जाएंगे, तो वो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।
आज हम इतने रखेंगे। थैंक यू।